इतिहास के पन्नों में उसका कद बड़ा है, जिन वीरों ने मानवता के लिए लड़ा है। तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे जीएस अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की सभी प्रमुख प्रश्नों आगामी एग्ज़ाम, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस हो या बिहार यूपीएसआई हो, इसके लिए काफ़ी प्रमुख होगा। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये प्रश्न काफ़ी प्रमुख होगा, यानी शुरू से अंत तक इसका हम सघन विश्लेषण करेंगे। तो देखेंगे पूर्ण तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज एवं चलेंगे सबसे अंतिम छोर तक, शुरू से यानी जीरो से हीरो लेवल तक। सिंधु घाटी सभ्यता में इस वीडियो के अलावा अब एक भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम, प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के आप देने जा रहे हों। तो हम देखेंगे सबसे प्रथम है 1826। तो 1826 में क्या हुआ था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो देखते हैं। चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। ये सिंधु घाटी सभ्यता पे चार्ल्स मेमन के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रकाश डाला गया था। 1853 में अलेक्जेंडर कलिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। हड़प्पा का सर्वे किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर कलिंघम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। 1856 में जो जॉन वर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग कर दिया। यानी कि अनजाने में किसके द्वारा? जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन के द्वारा अनजाने में इन्होंने हड़प्पा का ईंट को हड़प लिया। हड़प के अपने कराची के जो मध्य रेलवे में थे उनको बिछा दिया। ऐसी हड़प्पा है और हड़प्पा से भी ईंट को हड़प लिया। इस ससुरे का क्या करेंगे, देखिए। आगे चलते हैं हम। 1856 में अलेक्जेंडर कलिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। देखिए, अलेक्जेंडर कलिंघम जो थे 1856 में दूसरी बार सर्वे किए थे, लेकिन 1853 में अलेक्जेंडर कलिंघम ने सर्वप्रथम सर्वे किए थे। तो सर्वप्रथम अगर कोई सर्वे करने वाले व्यक्ति थे तो अलेक्जेंडर कलिंघम थे। अलेक्जेंडर कलिंघम का इसमें काफ़ी योगदान है, हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में, जो आपको काफ़ी प्रमुख होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है 1861, यानी 1861 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो ये प्रमुख है। 1861 में कब किया गया था? एएसआई की स्थापना 1861 में किया गया था। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय, ये लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कलिंघम को एएसआई का जनक कहा जाता है। एएसआई का जनक किसे कहा जाता है? यानी इसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1861 में करी गई थी। इनका जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। हम बोले ना, अलेक्जेंडर कलिंघम को आपको नहीं भूलना है। इस सेक्टर में हड़प्पा सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं तो अलेक्जेंडर कलिंघम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आगे भी चलते हैं 1921 के बारे में। 1921 के बारे में क्या हमारा प्रमुख है? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन करने के हेतु नियुक्त किया। एक तरह से हम लोग कहते हैं ना, कहीं पे बिरनी विरनी उसकाते हैं ना, तो किसी को उसकाते हैं कि अरे आप उसकाओ, फिर हम उधर से भागने की तैयारी करते हैं ना। तो ये मुख्य रूप से किनके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन करने के लिए कहा। अभी भी आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन करता कौन है? तो आप सीधे सीधे दयाराम साहनी को टिक करते हैं। बिल्कुल सही है। तो किसके द्वारा कहा गया था? जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पूरी तरह से, इधर पढ़े हम 19वीं सदी, अब आ गए हैं हम 20वीं सदी पे। तो देखते हैं, ये मुख्य रूप से याद करना है कि दयाराम साहनी जो किसका? तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसे भी याद रखना है, हड़प लेता है कुछ कैसे? दया करके, मतलब कि निम्रा दिखा करके उसको हड़प लिया जाता है, तो दया करके हड़प लिया जाता है। तो दयाराम साहनी का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है।
ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो का किससे संबंधित है। 1922 में सर जॉन मार्शल ने यही व्यक्ति ने 1922 में यही व्यक्ति ने द्राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कर्ता नियुक्त किया। ये ध्यान में रखना है कि दयाराम साहनी जब याद हो गया कि वो हड़प्पा के थे तो कभी कभी ये उसमें डाउट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन है उत्खनन करता एवं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी किसके हैं। दोनों ऑप्शन आता है तो याद रखना है कि हड़प लेता है कोई, दया करके हड़प लेता है, इसलिए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता थे एवं राखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के उत्खनन करता थे। तो 1922 में यही व्यक्ति जो जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करी। इन्होंने 1956 में यही व्यक्ति अभी प्रचलन में है, जॉन मार्शल 1924 में जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी घोषणा की। इतिहासकार आगे चलते इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। जो किनके द्वारा? पिगट के द्वारा जुड़वा राजधानी कहा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये पीसीएस लेवल में ये अंदर का क्वेश्चन निचोड़ पूछता है। तो जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया? तो इतिहासकार पिगट के को कहा गया है। इसी के द्वारा पिगट ने ही मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। आगे चलते हैं, इसकी विस्तारीकरण में कुछ चलते हैं, कैसे कैसे इसको फैलाया गया, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है यह देखते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम काल की विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है ना। उस समय फैली हुई थी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। ये भारत से लेकर के धीरे धीरे कश्मीर के ऊपर वाली पूरा क्षेत्र थे, धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता गया, यानी कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पूरा ये फैला हुआ था। अगर इसकी बात की जाए आकार का, तो त्रिभुजा आकार के क्षेत्र में फैला हुआ था। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखते हैं इसकी फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इस माध्यम से आपको दर्शाए हैं पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो हम देखेंगे साउथ कहाँ कहाँ तक। ये मांडा जो कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के पास, ये यहाँ से लेकर के नॉर्थ में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक, यानी कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, एवं यहाँ पूरब में यूपी आलमगीर, वहाँ पे आलमगीरपुर है, आलमगीर नगर भी उसे कहते हैं, जो हिंडन नदी के आसपास में, मेरठ के आसपास में, गाज़ियाबाद के आसपास में पड़ता है। एवं इधर भी बलूचिस्तान तक है ना। इधर कहाँ तक? सुख्ता गोर तक, यहाँ 10 को नदी है वहाँ उस बलूचिस्तान में, यहाँ तक इसका पूर्ण तरह से फैलाव दिया गया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में प्रमुख एवं कालानुक्रम देखेंगे कि किस किस काल में कैसी कैसी पद्धति का कैसी कैसी विस्तार हुआ, किसके द्वारा क्या कहा गया। तो हम निर्धारण देखेंगे कि पद्धति में कैसे कैसे किसके द्वारा। एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है कि इसका जो कार्यकाल था वो 2600 से लेकर के 1920 के, इसके किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया 1350 से लेकर 1750 बीसी तक। लेकिन ये जो अभिलेख के अनुसार, मध्य एशिया के सारगोन अभिलेख है, उसके अनुसार कहा गया है कि 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक इसकी कार्यकाल है, यानी टेन्योर है, कुछ समय है। आगे देखते हैं स्थल में। तो स्थल हम देखेंगे बारी बारी से, हड़प्पा से लेकर के मोहनजोदाड़ो, पूरा इसके बारे में देखेंगे हम। तो हम देखेंगे पहले है प्रथम स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? तो हड़प्पा से। तो हड़प्पा के बारे में देखेंगे, इसकी परिस्थिति के बारे में देखेंगे। तो स्थिति, ये मोहनजोदाड़ो का टीला जो पाकिस्तान में अभी है ना। मोहनजोदाड़ो का टीला वर्तमान में साहिवाल जिले में है, रावी नदी के तट पर है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं। उत्खननकर्ता किसे कहा गया है? तो दयाराम साहनी को। किसका? हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कहा गया है। इसके बारे में देखेंगे। 830 कब्रिस्तान इसमें इतना 37 दर्शाया गया है।
विदेशों की कब्र भी इसमें मिला है। कहा किसमें? हड़प्पा के कुछ बता रहे हैं हम। फिर इक्का गाड़ी भी इसमें मिला है। लोग कहते हैं कि इससे ईंट वगैरह का निर्माण इस उस प्रचलन में था। फिर स्वास्तिका का निशान भी मिला है। लोग कहते होंगे कि हाँ, इसमें शायद पूजा पाठ में लोग काफ़ी विश्वास रखते थे। छठा में कहा जाता है कि नदी के तट पर 12 स्नानागार मिले हैं जो 2 लाइनों में है। ये अभी तक पूरा प्रमाण का ही विषय बना हुआ है, रिसर्च अनुसंधान का ही विषय बना हुआ है। अन्नागार मिले हैं तो लोग विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ लोग लाइन में 2 अन्नागार मिले हैं नदी के तट पर। तो लोग यहाँ पे कुछ अपने राशन पानी रखते थे, यानी कि गेहूँ चावल रखने का जो स्थान होता है आज भी प्रचलन में है। गांव में देखना है तो कोठी बना हुआ रहता है, मिट्टी का चरखूटा टाइप का कोठी, ऊपर से इसमें 2 ढक्कन लगा के रखते हैं। उसमें ऊपर से इसी ढक्कन को खोल करके एक कोठी के नाम से प्रचलन था, उसी से प्रकार इसमें अन्नागार यानी अन्न रखने का स्थान दिया। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिलता है। देखते हैं आप कई सारे जगह पे कुछ पेड़ों के स्थान मिलते हैं, वहाँ विश्राम करने के लिए यहाँ पेड़ रहते हैं, लोग आपस में बैठ करके गप्पे लड़ाते हैं, कुछ चबूतरा बना हुआ रहता है। तो ये भी मिला है कहाँ से? हड़प्पा से। पास में ग्रामीण आवास भी मिलते हैं, लोग रहते होंगे तो ग्रामीण आवास का ही प्रचलन था। तो हम देखें इतना किसके बारे में? हड़प्पा में। हड़प्पा के बारे में सब आप पूर्ण तरह से इसको लिख लेना है। अब आगे चलते हैं किस पे? मोहनजोदाड़ो में। इस पे देखते हैं कि क्या क्या इससे प्रमाण मिलता है एवं इसका उत्खननकर्ता कौन थे। हम ऊपर तो बता दिए हैं, लेकिन पुनः आपको रिमाइंड करा देते हैं एक बार ये इसके बारे में विश्लेषण से। तो स्थिति इसका क्या है? लारकाना जिला जो सिंध पाकिस्तान में है ना, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के तट पर। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम अभी? मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो की स्थिति है तो कहाँ है? लारकाना जिले में, सिंध यानी पाकिस्तान वर्तमान में। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता बता ही हैं, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। एवं मोहनजोदाड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये बाबू याद रखना है, मृतकों का टीला काफ़ी ये प्रमुख है। किसका? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसमें क्या क्या प्रमाण मिला है इसमें भी हम देखेंगे। इसमें कहा गया है कि विशाल स्नानागार मिले हैं, लोग नहाते होंगे। तो अभी भी नदियाँ जब बोरिंग वगैरह आप लगाते हैं तो बोरिंग के पहले एक चरखूटा टाइप का, गड्ढा टाइप का कुछ 5 मीटर या 2 मीटर अपना गड्ढा टाइप का, उसमें पानी जमा करके लोग उसमें कूदते हैं, नहाते हैं, है ना। उसी प्रकार विशाल स्नानागार हैं वो प्राप्त हुए हैं। आकार इसमें कहा जाता है कि 39 स्क्वायर इतना तेज तक मिला है। इसमें आकार का स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियों बनी हुई है। तो सीढ़ियाँ बने, लोग जाते होंगे अंदर फिर निकलते होंगे उसमें नहा के, तो सीढ़ियाँ बना हुआ होगी। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया था, बिटुमिनस का लेप लगा हुआ था। उसमें 3 तरफ बरामदे थी, है ना। लोग रहते होंगे तो काफ़ी इसमें रहने के लिए भी, उनको बसन करने के लिए लोग कहीं घूमने जाते होंगे, उसके बाद लोग आपस में बैठते होंगे तो बरामदा भी ज़रूर होगा। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे, लोग पंचायत करते होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है कि कई कक्ष बने होंगे, लोग महिला पुरुष अलग अलग बैठते होंगे यहाँ पर। फिर जलपूर्ति हेतु कुआं भी मिला है। कुआं लोग जलपूर्ति करते हैं, वहाँ से कई सारे वो पानी का निर्माण होता, लोग पानी भरते होंगे वहाँ से, पीने का इस्तेमाल शायद कुआं के पानी से ही करते होंगे। तो कुआं का ही प्रमाण मिला है। हम बात कर रहे हैं किसकी? मोहनजोदाड़ो की। सीढ़ियों का साक्ष्य भी मिले। हाँ, जब सीढ़ी, लोग अगर घर होगा तो उसमें घर में एंट्री प्रवेश करने के लिए अगर छत नहीं होगा तो 2 पायदान का, नीचे भी घर होगा तो उसमें भी 2 पायदान का सीढ़ी लेकिन ज़रूर होगा घर में एंट्री करने का। ऐसे तो नहीं कि एक भी जांग ऊपर है उसमें आप फान के चढ़ेंगे लोग महिला पुरुष, ऐसा तो नहीं होगा। 2 प्रमाण का भी सीढ़ी मिलेगा, उसमें 2 बांस का भी सीढ़ी मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा चढ़ने को, है ना। आगे चलते हैं इसमें कि प्रथम तल पर सभ्यता पुरोहित रहते होंगे, है ना। प्रथम तल पुरोहित रहते होंगे, शायद पूजा पाठ करवाते होंगे वो लोग। सभ्यता यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जा रहा होगा। हाँ, लोग रहते होंगे तो सब विश्वास करते होंगे धर्म पे, पूजा उपासना पे। तो अगर आज भी है, सब जहाँ भी रहते हैं, कहीं कुछ रहे चाहे नहीं, एक भगवान की मूर्ति जरूर लगाते हैं अपने घर में। तो उसी से प्रमाण मिलता है उत्खनन करने के बाद कि शायद यहाँ के लोग पूजा पाठ भी करते थे, अनुष्ठान भी कराते थे, है ना। आगे चलते हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारतें कहा। अब इनके द्वारा पूजा पाठ
को क्या कहा गया, तत्कालीन जो आश्चर्यजनक इमारत कहा गया, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, है ना। आगे चलते हैं, कुछ विशाल अन्नागार, ये तो हम पर बताए हैं। महाविद्यालय का साक्ष्य मिलता है, ऐसा लगता है कि लोग अनपढ़ भी नहीं रहे होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो उस पढ़ने लिखने के लिए महाविद्यालय को भी ज़रूरत होता है। ऐसे घर में पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, कुछ तो प्रमाण होगा कि वो पहला क्लास में पढ़ रहा है, पाँचवा क्लास स्कूल जाएगा तभी तो, घर में पढ़ाएगा क्या मतलब है। कोई पूछ लेगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो स्कूल ही नहीं गए तो आप क्लास में कैसे कैसे बता सकते हैं। तो ये विद्यालय का ही प्रमाण मिलता होगा। सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिलता है ना। लोग नहाते होंगे, रखते हुए कपड़े पहनते होंगे, लोग अपने परिवार को कपड़े लत्ता गिफ्ट में भी देते होंगे। आज भी प्रचलन है, किसी के पास अपना या उसके पास पहली बार जाइएगा तो आज भी पैंट शर्ट एवं अन्य सारे वस्त्र उनको देते हैं कि भाई पहली बार आए हैं, चलो कुटुम्बतारे में कुछ उनको भेंट किया जाए। उसी प्रकार इन लोग का भी प्रचलन ऐसा ही होगा। हाथी के कपाल खंड भी मिले हैं। तो हाथी उस समय आज भी प्रचलन में है, पहले भी प्रचलन होगा। जानवर का प्रचलन काफ़ी पहले से है, तो हाथी का ही परमाणु कपाल मिला होगा। नर्तकी की मूर्ति भी मिले हैं। दो नर्तकी भी शायद उस समय भी नर्तकी में आदमी रहता होगा, तो संगीत वादन क्षेत्र में अपनी जो कलाकृति क्षेत्र में भी पारंगत लोग होंगे, कम ही होंगे लेकिन जरूर नाचते गाते होंगे, खेलते होंगे अपनी मनोरंजन के लिए, है ना। तो धातु की बनी हुई थी, तो ये नग्न अवस्था में थी। ये नग्न अवस्था मतलब कि कपड़े का धारण नहीं किया हुआ था। जो नर्तकी मिली थी उससे प्रमाण मिलता है ये मूर्ति का मिला था, है ना। इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, है ना। चूड़ी का प्रमाण मिलता है। चूड़ी शायद चूड़ी अगर पहनने की होगी तो चूड़ी भी उस समय बनता होगा, है ना। चूड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाया होगा, शायद छोटे वगैरह मशीनों का इंतजाम भी होगा इसके पास, ऐसा प्रमाण मिलता है। लेकिन कुछ कई लोग कैसे वो भस्म हो गया, कैसे तबाह हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। कई सारे खगोलविद एवं कई सारे वैज्ञानिकों का रहस्य रहा है कि शायद ये बाढ़ के अकॉर्डिंग समाप्त हो गया है, भूस्खलन के अकॉर्डिंग समाप्त हो गया है, या किस प्रकार से समाप्त हुआ है। इसके बारे में अनेक सारे विद्वानों का हम लेखन भी देखेंगे, कब इन्होंने किसके बारे में क्या कहा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है। पुरोहित राजा की मूर्ति आज भी कई लोग ध्यान करते करते रह जाते हैं, मतलब कि लोग भगवान यानी उनकी प्राप्ति में लोग कई सारे सालों साल, है ना, गौतम बुद्ध कई सारे साल अपनी विद्या को प्राप्त करने में विलीन थे, बैठे हुए थे कहीं, है ना। इसमें शॉल ओढ़ रखी थी और जिस पर कसीदाकारी का कार्य भी किया गया था। कसीदाकारी कार्य किया गया था, शाल जो ओढ़ रखा था उसमें कसीदाकारी, तो इसमें कई सारे पुरुष महिला जो है कसीदाकार भी होंगे, यह भी प्रमाण मिलता होगा। जब कसीदाकारी प्रमाण मिल रहा है तो कसीदाकार भी वो लोग होंगे, क्योंकि कपड़े लत्ते पहनते हैं तो किसको नहीं पसंद है आजकल कि उस पर ज़रा सा नया नया कसीदाकार होना चाहिए, लोग चमक धमक ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर भी मिलती है ना। मेसोपोटामिया की मुहर भी मिलती है। कहाँ से हम पढ़े हैं, तो हम पढ़ लिए हैं अभी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो के बारे में एवं हड़प्पा के बारे में। आज पढ़ रहे हैं हम लोथल के बारे में। फिर आगे बढ़ते हुए लोथल के बारे में हम देखेंगे। इसका स्थिति क्या है, गुजरात है। इसका स्थिति गुजरात एवं भोगवा नदी के किनारे, गुजरात की भोगवा नदी के किनारे में। अब हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोथल को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका उत्खननकर्ता के बारे में कहा जाता है तो एस.आर. राव को बारे में जाना जाता है। क्या किनको जाना जाता है, रंगनाथ राव, इन्हीं का नाम है एस.आर. राव। क्या पढ़ रहे हैं, लोथल के बारे में। यह एक व्यापारिक नगर था। क्या था, एक व्यापारिक नगर था, यानी ट्रेड का नगर था। एक व्यापार करते थे लोग, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, लेन देन करते थे। यहाँ से गोदीबाड़ा मिलता है, यहाँ से गोदीबाड़ा वगैरह का निर्माण होता होगा तो मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। यह ऐसा प्रमाण मिलता है कि सबसे बड़ी कृति कहाँ, लोथल के बारे में। मनके बनाने का कारखाना था यहाँ, है ना, कई सारे मनके बनते थे, कारखाना था। आज भी कई सारे लोग मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं, जैसे बनचुकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हुए, तो ये लोग भी रखने के लिए कुछ मनके वगैरह बनाते थे। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। लोग खाते पीते चावल का साक्ष्य प्राप्त मिला है, तो लोग खाते भी होंगे, है ना। चावल, धान उगाते होंगे लोग, खेती करते होंगे। यहाँ से बैल का प्रमाण, क्योंकि खेतों की जुताई में बैल का इस्तेमाल भी आता होगा, तो हल प्रचलन होगा। फारस की मुहर जो गोलाकार बटन नुमा में
ये तो मोहर आम बात हो गया। घोड़े की मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती हैं। चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं, हाँ आराम से मिलेंगे। यहाँ पर लोग खाते पीते होंगे तो ये सब तो रहना आम बात है। ये घरेलू नुस्खा वगैरह रहना आम बात है। घरों के दरवाजे पर मुख्य मार्ग पर खुलते थे। ये मार्ग पे खुलेंगे तभी लोग आन जान करेंगे, तो घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर इनके खुलते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम चलेंगे किसके बारे में, धौलवीरा के बारे में, यानी धौलवीरा फिर चलते हैं गुजरात। तो धौलवीरा के बारे में हम देखेंगे। धौलवीरा की स्थिति कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका उत्खननकर्ता किन्हें माना जाता है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट को माना जाता है। किसको, रविंद्र सिंह बिष्ट को। लोथल को किनके माना जाता है, एस.आर. राव को माना जाता है। एवं धौलवीरा का किनको माना जाता है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट को माना जाता है। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था। यह शहर किसी नदी के किनारे में स्थित नहीं था, कहीं अलग स्थित होगा, नदी से दूर जगह। कौन, धौलवीरा। यह शहर 3 भागों में विभाजित था। कैसे कैसे, पूरब, मध्य एवं पश्चिम, यानी पूरब, बीच में और पश्चिम में। पूरब पश्चिम, इधर पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, बीच वाले को मध्य कहा। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो धौलवीरा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। आगे चलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, लोग यहाँ खेला करते होंगे, है ना। उसके बाद सूचना पट 2 पॉलिश युक्त था। सूचना पट आज भी कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे चरकूटा आकार का सूचना पट मिलते हैं, है ना। ये पॉलिश आकार का यहाँ सूचना पट मिलते हैं, इसमें खोस दिया करते हैं, है ना। कुछ इसमें आते हैं, पिन मार देते हैं, उसमें पिन मार के खोस दिया करते थे। तो उस समय प्रकार का भी सूचना पट होगा शायद। आगे चलते हम चंदुहाड़ो, यानी पहुँचते हैं चंदुहाड़ो पे। चंदुहाड़ो की स्थिति क्या है, तो सिंध में। वर्तमान कहाँ, तो पाकिस्तान। इसका उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसका उत्खननकर्ता थे एन.जी. मजूमदार। किसका, चंदुहाड़ो। आगे हम चल गए हैं चंदुहाड़ो पे। इसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। किनकी, मजूमदार जी की हत्या डाकुओं ने कर दी थी। तो ऐसा प्रमाण मिलता है वहाँ पर कि डाकू रहते होंगे। तो ये डाकू तो बाहर से आए होंगे नहीं, उसी में से कोई डाकू भी होंगे, चोर भी होंगे, है ना। चोर चमारी भी करते होंगे, कहीं किसी का बकरियां चुरा लिए, किसी का आम तोड़ के खा लिए। ऐसा भी चोर चुहाड़ भी जहाँ आदमी रहता है, जहाँ हो ही जाता है कुछ न कुछ। सभी तो रहस्यमय सच नहीं हो सकते हैं। तो डाकू होगा, तो इसके पास शायद लाठी भी होगा, भाला भी होगा, है ना। तो इस समय का प्रचलन भी होगा उसमें। यह एक औद्योगिक नगरी थी। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में भी जाना जाता है कि चंदुहाड़ो क्या था, औद्योगिक नगरी भी था। मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं, है ना। मनके बना, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य यहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है, चंदुहाड़ो में। ये याद रखना है, चंदुहाड़ो में कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा। आज भी देखते हैं, बिल्ली को कुत्ता देखता है तो खरीद देता है, बहुत दूर से रगेद दे देता है, तो बिल्ली अपना चली जाती है, छत पे ऊपर चढ़ जाती है, कुत्ता पीछे से देखता रह जाता है। तो इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं वहाँ पे। कहाँ मिले हैं, चंदुहाड़ो में। चंदुहाड़ो का जो उत्खननकर्ता क्या था, एन.जी. मजूमदार थे। आगे चलते हैं हम सुरकोटदा के बारे में। यहाँ पढ़ते हैं, ये भी स्थित है कहाँ, गुजरात में। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ें, घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुआ है कहाँ, सुतकोटदा में। आगे चलते हैं हम कुणाल पे। कुणाल पे ऐसी अब इधर उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि ये प्रमुख हो सकता है शायद। ये हरियाणा में चांदी के 2 मुकुट थे। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये मुख्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको हम पुनः बता देते हैं, लेकिन याद रखने योग्य है। याद आपको रख लेना है, एक बार आपको रिमाइंड कर लेना है। अभी हम पढ़ रहे हैं कहाँ, चले हैं हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर की जगह पे। तो आगे चलते हैं हम दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं, धातु के कुछ रथ मिले हैं, है ना। रथ मिलते हैं, जिसे आज भी रथ का प्रचलन है कई जगह पर। दुल्हा दुल्हन जाती है तो उसमें रथ का प्रचलन भी आखिर होता है बहुत जगह पे, है ना। घोड़े के द्वारा खींचा जाता है, रथ लगा हुआ है। आगे चलते हैं हम रोजदी के बारे में। कहाँ चलते हैं, गुजरात चलते हैं। यहाँ पे गुजरात में कुछ हाथी का साक्ष्य भी मिला है ना। आगे चलते हैं फिर रोपड़ चलते हैं हम। रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। वहाँ पे कैसे मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने। ये ऐसा प्रमाण होता है, क्रूरता से कोई साथ में कुत्ते को साथ में दफना दिया होगा। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि कैसे कैसे नियोजन, कैसे कैसे इसका पूरा तरह से जो
भस्म हुआ है, वो हम देखेंगे आगे भी। तो आगे चलते हैं हम कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा में चलते हैं। यह एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। इन लोग खोपड़ी में इन लोग छेद करते हुए साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनको शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। कहाँ हम चले हैं? तो कालीबंगा में चले हैं। अब कुछ चलते हैं हम लोग नगर नियोजन में, है ना। नगर का नियोजन कैसे कैसे हुआ उसके बारे में भी हम चलते हैं, जानेंगे। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, है ना। इसके बारे में भी कहा जाता है यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ये भी सही है। नगर 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। नगर तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होंगे, काहे कि कहाँ बड़े सारे हो जाते हैं तो महाजनपद कहलाते हैं, आज भी है। उसके बाद के छोटे हो जाते हैं जनपद कहलाते हैं, और छोटे हो जाएंगे नीचे ब्लॉक लेवल स्तर पे, मुखिया लेवल स्तर पे, धीरे धीरे गांव तक पहुंच जाते हैं। तो इस भाग में बांट दिया जाता है कि कार्यों का निर्वहन शालीनता से हो, आसान से हो, है ना। किसी की वजह से एक एक कोर्ट रहेगा पूरे सभ्यता में, तो वहाँ लोग कितना दूर दूर से कोर्ट में आएंगे वहाँ काम कराने के लिए, है ना। कचहरी में आएंगे काम कराने के लिए। लेकिन अगर उसको डिवीज़न करके एक कोर्ट और खोल दिया जाए तो वही कहता है यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि सरकारी अन्य सारे कार्यों का प्रचलन आसानी से हो सके, इसके लिए। चलते हैं तो पूर्वी भाग में देखेंगे। पश्चिमी भाग में भी यह आवासीय भाग होता था। यहाँ पर लोग रहन सहन करते थे, पूरी तरह से आवासीय था, खान पान करते होंगे। यह चलते हैं हम पश्चिमी भाग में। यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीलों पर स्थित था। दुर्गी एवं ऊंचे टीले पर स्थित है ना, ऊंचे होंगे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को काटने का जो परंपरा था वो समकोण पर काटने का था। फिर नेक्स्ट है वो शहरी ग्रिड पैटर्न पर ये बसे हुए होते थे, है ना। शहरी जब वहाँ पर रह रहे हैं सड़क के किनारे, तो शहर भी प्रमाण में मिलता है। घरों के दरवाजे मुख्य पार पर नहीं खुलती थी। ये ऐसा प्रमाण थोड़े होता है कि अब मुख्य प्रमाण पर नहीं खुलता है, पीछे से निकल के तो चोरी करके निकल के भाग रहे होंगे, ऐसा कहना होगा लोगों को। कि क्योंकि खुदाई करने में मिला है तो इधर भी दरवाज़ा होता होगा, मुख्य भी दरवाज़ा होगा। ये पूरा जो हम आज पढ़ रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, ये किसी साक्ष्य में प्रमाण मिला है खुदाई करने उत्खनन करने के बाद। आगे चलते हैं। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष रसोई मिले हैं। आंगन होते थे, हाँ घर होंगे तो रसोई भी मिलेंगे, आंगन भी मिलेंगे। वहाँ पर कई सारे हो सकता है उस समय मिट्टी का तवा मिला होगा, लोग उसी में खाना वगैरह बनाते होंगे। रसोई मिला होगा तो ससुरे भूखे तो नहीं रहते होंगे, कुछ ना कुछ खाते ही होंगे, है ना। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। हाँ भाई, सीढ़ियों का भी ज्ञान होगा ही। कुछ घरों से कुत्तों का भी साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, घरों में रहते होंगे, आदमी लोग रहते होंगे, वहाँ जानवर भी जरूर कुत्ते होंगे, बकरी होंगे, ये सब रहते ही होंगे। मोहनजोदाड़ो से लगभग 700 कुएँ प्राप्त होते हैं। कुआँ भी यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि लोग पानी का जल का यहाँ सेवन करते होंगे, लोग स्नान करते होंगे लोग, इसलिए कुओं का भी साक्ष्य मिला है। इस नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। यहाँ से जहाँ जल है वहाँ निकासी नहीं करिएगा तो फिर जल वहाँ जमाव हो जाएगा, लेकिन गंदा संदा फैल जाएगा, इसीलिए यहाँ निकासी की भी व्यवस्था थी। आगे चलते हैं। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल होता था, है ना। चैम्बर टाइप का बना होगा जो नालियों को साफ करने के लिए मुख्य मार्ग से आगे जाके उसको पानी को बहा दिया जाए, ऐसा होता होगा। नालियों को ईंट से ढका जाता था, है ना। आज भी कई सारे नालियाँ हैं, उस पर ऊपर से पत्थर का बना करके उसमें सिलवट्टे ऐसे रख दिए जाते हैं, क्योंकि नालियाँ ढका रहे, उस पर से जो भी हो छोटे मोटे कार्य हो आन जान प्रचलन हो सके। आगे देखते हैं। पक्की ईंटे का प्रयोग करते थे। सामान्यतः लोग पक्की ईंटे का प्रयोग करते थे, तो इससे प्रमाण होता होगा कि वहाँ ईंट का भट्ठी होगा, तभी तो पक्की ईंट वहाँ से प्रमाण होता है। ईंटों के आकार वहाँ पे 4:1 में होता था, इसका आकार है ईंटों का। ईंटों का आकार तो ऐसे नहीं पूछता है। आगे चलते हैं हम कुछ राजनीतिक स्थिति पे। तो राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक का क्या क्या इसमें कहना है, इसके बारे में जानकारी का अभाव है। राजनीतिक स्थिति में अभी जानकारी का अभाव है, मतलब यहाँ से कुछ अभाव है, पता नहीं चल पाया है। सभ्यता पुरोहित वर्ग के पास ही शासन रहा होगा, है ना। पुरोहित वर्ग के शासन, जो शासन करने वाले होंगे उसी के अंडर में शासन चलता होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ऐसा माना जाता है स्थिति राजनीतिक के बारे में। अब चलते हैं कुछ हम सामाजिक स्थिति के बारे में, लोग समाज में इसके बारे में क्या क्या सोचते, क्या क्या विश्लेषण किए होंगे।
तो हम समाज में चलते हैं, सामाजिक स्थिति को देखेंगे। मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, है ना। 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन थे? पुरोहित थे, व्यापारी थे, किसान थे एवं ग्रामीण थे। पुरोहित इसे कहते हैं जो किसी के अंडर में उच्च अधिकारी लेवल का होते हैं, उसके अंदर में लोग व्यक्ति काम करते होंगे, रहते होंगे। व्यापारी वर्ग के लोग होंगे जो कुछ सब्जियों का आदान प्रदान इधर से उधर से करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, उन्हें व्यापार कहते हैं। किसान कहते होंगे जो मुख्य रूप से खेतों में कार्य करके अपने जीविकोपार्जन के लिए एवं लोगों को भली भांति चावल दाल मुहैया करने के लिए व्यवस्था करते हैं, उन्हें किसान करते हैं। एवं ग्रामीण भी वर्ग के लोग होंगे, लोग दिहाड़ी टाइप का काम करने वाले भी लोग होंगे, आपस में लोग बात करने वाले, रहस्यों के बारे में ऐसा जानकारी मिलता है कि ये 4 वर्ग में मिले हैं। आगे चलते हैं। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? मातृ देवियों की मूर्ति मिलने से ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी पूजा पाठ में विलीन होते हुए होंगे, है ना। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, है ना। अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोग शांतिपूर्वक रहे होंगे। आज भी हम कहीं भी एक नगर में जाएं, वहाँ पे हम सर्वे कर लें, वहाँ पे सर्वे करने के बाद वहाँ पे हर एक घर में हम कुर्की जब्ती की तरह वहाँ पे सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि कई सारे, किसी के पास हथियार मिल रहा है, किसी के पास गोला बारूद मिल रहा है, किसी के पास डंडे मिल रहा है, अन्य सारे मारने वाले किसी को वस्तुएं मिलता है। तो ऐसा हम क्या मानेंगे कि शायद उस नगर खुश नहीं रहते होंगे, लोग आपस में लड़ते होंगे, लोग इसी से वो शांति प्रिय लोग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं तो लोग लगता है कि शांति प्रिय भाव में जीते होंगे। अगर यही हम जिस गांव के बारे में चर्चा की, यहीं से कुछ गोला बारूद, बम बारूद, लाठी डंडे मारने वाले तोपखाने अगर मिल जाएं तो ऐसा लगता है, प्रमाण होता है कि लोग अशांति क्षेत्र में जीते होंगे, थोड़े थोड़े बात के लिए आपस में लड़ जाते होंगे, इसीलिए तो हथियार का प्रयोग करने के लिए हथियार रखते होंगे। तो ऐसा इसमें प्रमाण मिला है कि ये लोग काफ़ी सुयोग एवं शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि हथियार कम मिलने से ऐसा प्रचलन होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि लोग काफ़ी जो भी मामला होगा आपस में निपट लेते होंगे पंचायत करके, है ना। आगे चलते हैं। पुरुष एवं महिलाओं श्रृंगार करते थे, वे जवाहरात पहनते थे, जवाहरात भी पहनते थे। श्रृंगार करने के उन्हें जवाहर, है ना, वो अपना ज्वेलरी का भी प्रयोग करते थे, है ना, पुरुष एवं महिलाएं। आज भी कई सारे पुरुष में महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, इसी प्रकार इसमें भी प्रमाण मिला है, क्योंकि वो जो हम पढ़े हैं पूर्व में, चूड़ियाँ पहन नर्तकी मिली है, तो ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ श्रृंगार का भी प्रचलन होगा, है ना। आज भी 16 श्रृंगार करके लोग निकलते हैं। पुरुष एवं महिलाएं को भी देखते हैं, पुरुष भी अपने अपने कालों में कनौसी वगैरह पहन के निकलते हैं, माथों में चोटियां बांध के, रबड़ बांध के जाते हैं, महिलाओं एवं पुरुषों सभी लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, है ना। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, सर्वाहारी भी लोग होंगे, है ना। सो सब कुछ भी खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, शाक भी खाते होंगे। सर्वाहारी भी लोग हैं एवं शाकाहारी लोग हैं जो केवल दूध दही एवं शाक सब्जियों का प्रयोग करते होंगे। मांसाहारी भी लोग होंगे, उसमें मांसाहारी से प्रयोग मिलता है कि शायद उसमें मुर्गा मछली एवं अन्य सारे जो पुरोहित वर्ग के लोग, छोटे छोटे उनसे नीचे वाले लोग होते होंगे, शायद मांसाहारी का ही, मांस का ही प्रयोग करते होंगे। तो मांस में किसी भी जानवरों का मीट का ही प्रयोग करते होंगे। तो मीट का प्रयोग करने से ऐसा माना जाता है, हम भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, मीट का प्रयोग करने से शायद वहाँ मीट काटने के लिए कुल्हाड़ी, भाला, गलासों का ही प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे, है ना। मुर्गे की लड़ाई एवं प्रिय खेल थे, क्योंकि मांसाहारी लोग हैं तो मुर्गा तो जरूर मिलेगा, यहाँ मांस खाने के लिए मुर्गा का भी तो प्रचलन होता ही होगा, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम संस्कार की तीनों विधियां का प्रचलन था, यानी क्या क्या? पूर्ण सावधान की एवं आंशिक सावधान की, एवं आगे चलते हैं तो दाह संस्कार की भी। हाँ, ये सब तो आराम से हर जगह मिलेंगे, जो आए हैं जो जाएंगे तो उसके लिए तो ये सभी व्यवस्था होता ही होगा। आगे चलते हम। यह आत्मा व पूर्ण जन्म पे विश्वास रखते थे, पूर्ण जन्म पे भी विश्वास रखते थे। कोई लोग दादे परदादा ये लोग लुढ़क गए होंगे, चले गए होंगे, तो शायद किसी न किसी अवस्था में पूर्ण जीवन या इस पे विश्वास करते थे ये लोग। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1
युग्मित सावधान भी मिलता है ना। ये लोग युग्मित सावधान भी मिलता है। लोग जहाँ पे व्यक्ति चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, उनके बाद उनको दफनाने के लिए जो स्थान होता है उन्हें समाधान कहा जाता है। ऐसा युग्मित वहाँ पे प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं हम कुछ धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। तो धार्मिक परिस्थितियाँ क्या है, प्राकृतिक वैदवाद में विश्वास करते थे ये लोग, है ना। बहुत वैदावाद में ये लोग विश्वास भी करते थे। पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजते थे, है ना। देवी देवताओं को यहाँ मानने वाले भी लोग होंगे। इस काल में देवताओं मूर्तियों मिलती है ना। देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। ये लोग ऐसा प्रमाण हो मिलता है कि देवताओं की मूर्तियाँ जो है वो पूर्ण तरह से घरों में रखते होंगे। घरों में इनको पूजा पाठ यानी अनुसंधान जो होता है वो घरों में करते होंगे। यहाँ मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। ये लोग अंधविश्वासी हैं, मतलब कुछ पे भी विश्वास करते होंगे। यानी अंधविश्वासी का मतलब टोटमा टोटका ये सब भी विश्वास करते होंगे। बलि प्रथा का में विश्वास करते थे ये लोग। आज भी बलि प्रथा में लोग देते हैं। कई सारे मंदिरों में जाते हैं तो उसमें जानवरों का बलि चढ़ाते हैं। हम लोग बकरे उकरे का ही बलि चढ़ाते हैं। ये लोग भी इस प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा को हवन कुंड मिलते हैं। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। ये पूजा पाठ करते होंगे तो हवन जरूर, नारियल एवं हवन जरूर करते होंगे, वो लोग जलाते होंगे, है ना। तो हवन कुंड भी प्राप्त मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में यानी कि अन्न पूजा में विश्वास रखते थे। ये लोग पूज्य थे। ये लोग पूजा में विश्वास करते थे। आज भी लोग वृक्ष पूजा करते हैं। वट वृक्ष की पूजा भी करते हैं। महिलाएं लोग को देखते होंगे, पीपल के वृक्ष, बर का वृक्ष है, उनमें पूजा करते होंगे। जल का पूजा करते होंगे, आज भी प्रचलन में है। छठ पूजा पूर्ण तरह से जल ही पूजा है, उसमें लोग विश्वास करते होंगे उसमें। यानी कि पूजा पाठ में इन लोग का काफ़ी प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। ध्यान एवं योग का ज्ञान था क्योंकि ये लोग ज्ञानी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। स्कूल का साक्ष्य मिला है तो पढ़े लिखे जरूर होंगे। मोहनजोदाड़ो में से एक मोहर मिलती है जिस पर आधा शिवा का चित्र मिलता है। मतलब कि आधा शिवा का मूर्ति का चित्र मिलता है जो मोहर पे गड़ा हुआ था। ये लोग एक तरह से उनको कढ़ाई का काम भी करते होंगे क्योंकि वो मोहर पे मिला है साक्ष्य, तो ये लोग मोहर पे उस कसीदाकारी भी काम जानते होंगे। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इन्हें क्या कहा? मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा। अब चलते हैं कुछ इकोनॉमिक परिस्थितियाँ यानी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में। हम पढ़ लिए हैं धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, अब पढ़ रहे हैं हम आर्थिक परिस्थितियों के बारे में। ध्यान से पढ़ना है, ये आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आगे है। कृषि आधारित व्यवस्था थी। यहाँ पे लोग कृषि करते होंगे यानी कि चावल दाल उगाते होंगे, तो कृषि आधारित व्यवस्था उसी को कहते हैं, है ना। लोग खाने के लिए अपने अनाज का भी उत्पादन करते हैं यहाँ पे। आगे है अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। क्योंकि व्यापार लोग भी यहाँ थे तो उत्पादन किए हैं तो अपने पैसों को यानी घर चलाने के लिए, रोटी ना चलाएगा तो कैसे घर चलाने के लिए रोटी कमाना पड़ेगा आपको, तो रोटी कमाने के लिए लोग व्यापार भी करते थे, है ना। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। यहाँ का प्रमुख फसल भी थी क्योंकि यही सब लोग खाते पीते होंगे एवं इसका बाजार में भी बेचते थे। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। इन्हें क्या था? ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। लोथल के बारे में कहा जाए तो चावल के वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। चावल की भूसी मिलती है तो चावल मिलेगा, चावल रहेगा तभी तो भूसी आएगा। कहाँ से आएगा? जहाँ आप देखते हैं कहीं आपको धुआं अगर नज़र दे, धुआं से क्या प्रमाण मिलता है? अगर वहाँ पे आग लगा होगा, आग लगा होगा तभी तो ससुरे धुआं निकल रहा है, ना तो धुआं कैसे प्रमाण, बिना आग का धुआं निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कि वहाँ पर भूसा मिलता है तो चावल भी होगा, तो चावल का ही भूसा होगा ना। आगे चलते हैं। आगे में अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। नहरों का साक्ष्य भी मिले हैं वो लोग, क्योंकि नहर का आपस में वो लोग आसपास में बसे होंगे तो नहर का भी साक्ष्य मिलता है। खेतों का सिंचाई करने के लिए, पटाने के लिए तो नहर का होगा ही। कुआं से भी नाली नहर के जरिए खेतों तक पहुंचाते होंगे पानी, है ना। कितना बाल्टा कटोरा से कितना पटाएंगे लोग। धौलवीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, जरूर मिलते होंगे।
यह पशुपालन भी करते थे। हाँ जी, पशुपालन करते तभी तो खेतों की सिंचाई कोड़ाई होता होगा। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये सब रहना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ मानव है वहाँ जानवरों का भी वास होता है। उन लोग भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ ऊँट, घोड़ा, हाथी परिचित नहीं थे, उतना ये सब प्रचलन में नहीं था। आज भी ये सब जो लिखा हुआ है ये काफ़ी प्रचलन में है। लोग के पास जहाँ रहते होंगे गांव घरों में सभी व्यक्ति ये सबसे परिचित एवं खेती करते हैं। उनके पास तो गाय, भैंस, बकरी तो आम बात हो गया। खरगोश रहे न रहे, कुत्ता, बिल्ली तो आम बात हो गया। ये लोग सभी रखते हैं। जो लोग खेतों में कार्य करते हैं एवं अखेटक लोग होते हैं, ये सब तो आम बात हो गया उनके लिए। उनके लिए ये आम बात नहीं है कि घोड़ा, ऊँट, हाथी ये लोग बड़े बड़े राजा राजघराने के चीज़ है। लोग बड़े बड़े लोग युद्ध के तौर पर इसे उस समय को प्रयोग करते थे। गाड़ियों का प्रचलन नहीं होता होगा उस समय, ये लोग वो सब रखते थे। आगे चलते हैं। विदेशी व्यापार होता था, है ना। यहाँ पे विदेशी व्यापार का ही कुछ प्रमाण मिलते हैं। सरगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। किस अभिलेख में? सरगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाविकों का देश यानी नाविकों का देश के रूप में प्रमाण मिलता है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए? वो हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। सरगोन अभिलेख में कपास का सिंडन कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है। किस अभिलेख में? सरगोन अभिलेख में। ये एकदम अंदर की सब प्रश्न है, निचोड़ के कहीं भी से एकदम पोस्टमार्टम करके आपके लिए बनाया गया है। सेशन एकदम काफ़ी क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सबसे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कहीं से हो, एकदम धर के रगड़ देने वाला है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई, है ना। भारत में कपास की विश्व की सर्वप्रथम खेती हुई। आगे चलते हैं। कुछ बहरीन व ओमान यहाँ पे मध्यस्थ कार्य करते थे, है ना। कुछ वहाँ पे भी लोग कार्य करते होंगे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। मुद्रा जैसे आज पैसे का प्रयोग करते थे, उसमें प्रयोग नहीं था। वस्तु विनिमय नहीं होता था। कुछ कार्य के लिए आज भी देखते होंगे कई सारे पुरुष महिलाएं गाँव में धान रोपने के लिए या फिर कुछ कार्यों घरेलू या घर निर्माण राजमजदूरा के रूप में जाते हैं, तो लोग पैसे का उन पे उस समय आज प्रचलन है तभी तो, नहीं तो उस समय क्या करता, उसको जो भी बनता था, एक डब्बा चावल दिया जाता था, एक बट्टा दाल दिया जाता था, कुछ भी साग सब्जी उनको सेवन करने के लिए मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता होगा। वही यहाँ भी होता होगा। यहाँ पर वस्तुओं का विनिमय होता होगा, यानी वस्तुओं का विनिमय का मतलब वस्तुओं का लेन देन होता होगा। आपस में ये लोग लेन देन करते होंगे। मजदूरी के तौर पर क्या उन्हें अनाज का मुहैया करा देते होंगे। यहाँ सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। सोने या चांदी गहनों के लिए शायद प्रयोग करते होंगे। लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। ये लोग को लोहा से परिचित नहीं था। किससे परिचित था? ये लोग कांस्य से परिचित था, यानी तांबा एवं तीन का मिश्रण को कांस्य कहा जाता है। ये लोग कांस्य का प्रचलन यहाँ से प्रमाण में मिलता है। फिर बालाकोट चलते हैं। आज भी जहाँ बालाकोट वही जहाँ एयर स्ट्राइक किया गया था। बालाकोट से शंख उद्योग का अवशेष मिलता है। क्या मिलता है? शंख उद्योग का अवशेष मिलता है। बालाकोट कहाँ? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये वाला जम्मू कश्मीर वाला ऊपरी हिस्सा है जो, ये सब में कहाँ क्या मिलता है? यहाँ से शंख उद्योग का अवशेष मिलता है। यहीं पे बालाकोट मुजफ्फराबाद इधर से ही क्या मिलता है? शंख मिलता है। अब चलते हैं कुछ लिपि के बारे में इनका चर्चा करेंगे। इनका लिपि का ज्ञान था। इन्हें यहाँ क्या था? लिपि का ज्ञान था। या भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। यहाँ पे बाएं से दाएं यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार लिखी जाती, इधर से लिखती जाती थी, ऐसे बढ़ती जाती थी, है ना। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इधर से इधर की ओर, यानी कि इधर दाहिना है, इधर बायां है। इसे गौमूत्रकार लिपि भी कहा जाता है। उनमें गौमूत्रा क्षार लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से लेकर के 400 भाव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 375 से लेकर के 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया इसमें, क्योंकि इस लिपि का जो प्रयोग किया जाता है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें लिपि का क्या नाम रखा गया है? गौमूत्राक्षर लिपि, है ना। कौन सा लिपि? गौमूत्राक्षर लिपि कहा गया है। इसे अभी पढ़ा नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं कुछ मूर्तियाँ एवं मोहरे के बारे में। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। कैसे कैसे मिलती है? धातु की मिलती है, पत्थर की मिलती है एवं मिट्टी की मिलती है ना। टेराकोटा मूर्तियाँ ये सब मिलती है ना। यूपी का टेराकोटा जिसे जीआई टैग मिला है ना। टेराकोटा कैसे होता है? मिट्टियों का बर्तन जिसे हम कुल्हाड़ी वगैरह बना लिए, बनचुकड़ी वगैरह बना ली पैसे वैसे रखने के लिए, है ना। कैसे गोल टाइप का होता है, यहाँ पर थोड़ा सा खान टाइप के बना रहता है, ऊपर एक टोंटी टाइप का बना होता है, इसमें पैसे वगैरह रखते होंगे, है ना। तो ऐसी प्रकार का यहाँ पे मिट्टी का बर्तन भी मिलता है ना। गगरी रखते होंगे लोग पानी के लिए, सुराही का प्रयोग करते होंगे लोग पानी लाने के लिए, यहाँ से शीतल पानी इसमें काफ़ी दिनों तक रहता है ना। आगे चलते हैं। मोहनजोदारो से नर्तकी की मूर्तियाँ मिली है जो धातु की थी। दैमाबाद से कुछ रथ मिला है, हम इसका विश्लेषण करते हैं जल्दी में। मोहनजोदारो से पत्थर की मूर्तियाँ या पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा से मातृ देवियाँ की मूर्ति मिली है। ज़्यादातर मोहरें सैलखड़ी की से बनी हुई थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी, है ना। मोहरें कैसे रहेंगी? चौकोर रहेंगी मोहरें छपाने के लिए, या तो आयताकार के रूप में रहेंगी जैसे जिनकी मोहरें का प्रयोग किया जाता था, और सही आकार में रहेगा। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान को मतलब घोतक होती थी। मोहरे पर एक सिंघा यानी कि जो रहती थी, एक ग्रीन सबसे ज़्यादा जो मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा से बनी मात्रा में मोहरे प्राप्त होती है। आगे चलते हैं हम। कुबड़ वाला सांड का चित्र भी मिलता है इसमें। अब चलते हैं सिंधु घाटी के पतन के कारण क्या क्या है, क्या क्या जो पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, उनमें अलग अलग व्यक्तियों का क्या क्या राय है। तो ये गॉर्डन जो यहाँ से उनके द्वारा क्या किनके द्वारा जो गॉर्डन चार्ल्स मार्टिमर जो मार्टिमर व्हीलर थे, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट में है एस.आर. राव के द्वारा कहा गया है, या मिशन जॉन मार्शल व मैके के अनुसार कहा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया यानी विनाश हो गया, वो शायद बाढ़ से हुआ होगा। ये लोग प्रमाण नहीं दे रहे हैं, ये लोग शायद अपने अपने बारे में, ये बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े लोग हैं उस समय, तो लोगों का प्रचलन भी हो गया, लोगों का नाम बन गया, लोग क्या क्या कह गए हैं। तो किसी ने कहा कि आर्यों के द्वारा आक्रमण कर लिया, किसी के द्वारा कहा गया कि बाढ़ से ये लोग नष्ट हो गए, एवं सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक जो स्थिरता हो गई थी, यानी कि गोली बारूद से पूरा हमला कर दिया गया होगा, तब लोग तबाह हो गए होंगे। नेक्स्ट है अमलानंद घोष के अनुसार कहा गया है कि शायद जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, काफ़ी यहाँ पे विषैले पदार्थ का प्रयोग किया होगा, लोग प्रदूषण से शायद मर गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे। एवं यूएन केनेडी के अनुसार कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा आ गया होगा, किसी प्रकार का जल जमाव हो गया होगा, काफ़ी बाढ़ आ गया होगा, प्राकृतिक आपदा भूस्खलन हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। मदघोष रूप के अनुसार कहा गया है कि नदियों ने अपना रुख साथ बदल दिया होगा, है ना। जैसे बिहार का कोसी नदी को कहते रुख बदल दिया होगा, काफ़ी बाढ़ तबाही मचा दिया होगा, इसके अनुसार कहा गया है। इसमें निष्कर्ष में क्या निकलता है, इतनी विशाल सभ्यता का पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवारियाँ उत्तरदायी रहे होंगे। ये सब भी लोगों का प्रमाण अभी नहीं मिला है, लोग कह रहे हैं। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलवीरा ये सब पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। रंगपुर, रोडजी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। क्या क्या है, ये दोनों को डिवाइड किया गया है इधर आगे रंगपुरा, धौलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा ये पूर्व हड़प्पा कालीन, रंगपुर एवं रोहदी को उत्तर हड़प्पा कालीन में रखा गया है। तो है ना, तो आज हम देखें पूरा तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे वहाँ का उदय हुआ, एवं किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या कहा अपने बारे में, किस किस प्रकार की राय दिया। इसे सर्वप्रथम जो प्रमुख प्रश्न था उससे आपको परिचित करा दिया गया है। तो इसको पुनः आप दोबारा देख लेना है एवं लिख लेना है, उसको अपने अपने कॉपी में कॉपी कलम पूरा ले करके लिख लेना है, और इसको रिमाइंड कर लेना है 1-2 बार, क्योंकि इससे आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न नहीं आएगा। फिर इसी प्रकार हम आगे टॉपिक वाइज सेशन वाइज आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।